आपका एक बार फिर से स्वागत। और क्लास 12 केमिस्ट्री 4th यूनिट केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी में आज हम जो बात करेंगे अरेनियस थ्योरी पे बात करेंगे, कॉलिजन थ्योरी पे बात करेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी पे बात करेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले सक्रियण ऊर्जा, ये दोनों पॉइंट है ना, ये कॉलिजन थ्योरी जिसे बोलते हैं संघट्टवाद सिद्धांत, ठीक है, कॉलिजन थ्योरी बोलते हैं, और सक्रियण ऊर्जा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों लिंक्ड है, इसलिए मैंने साथ साथ लिखा हुआ है। मैं देखो दोनों चीजों को साथ लेकर चल रहा हूँ। ये कोई बर्तन है, अब हो क्या रहा है कि कोई एक अभिकारक A है और एक अभिकारक B है, इन दोनों को एक साथ इस बर्तन के अंदर बंद किया गया है। ये दोनों ही आपस में अभिक्रिया करेंगे और ये दोनों अभिक्रिया करके उत्पाद बनाने वाले हैं। कौन सा? AB उत्पाद बनाने वाले हैं। तो A और B दो प्रकार के अभिकारक, इनके बहुत सारे अणु इसके अंदर बन रहे हैं, ठीक है, AB। अब मैं यहाँ पर दो टाइप के बना रहा हूं, ये ब्लैक वाला आप A मान लीजिए, ठीक है, और ये डॉटेड जो है ये B मान लीजिए। तो दो प्रकार के अभिकारक हैं, तो एक ही प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के अभिकारक यहाँ पर दिए हैं के बारे में। तो अभिकारक A का अणु अभिकारक B के अणु से क्रिया करके उत्पाद बनाएगा। तो इस बनाने के लिए यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि ये तो हो गई अणुओं की औसत ऊर्जा। अणु बहुत सारे हैं, इस अक्ष पर मैं अगर अणुओं की एनर्जी या अणुओं की औसत ऊर्जा ले लूं, ठीक है, तो ऊर्जा, औसत ऊर्जा मतलब वो ऊर्जा जो मैक्सिमम अणुओं के पास होती है ऑलरेडी। यहां तक ये लेवल, यहां तक मैंने मान लिया कि इकाई का है औसत ऊर्जा। चलिए यहीं पर समझना पड़ेगा आपको। औसत ऊर्जा नीचे 0 है, ये धीमे धीमे ऊपर जा रहा है, ऊर्जा क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो वह ऊर्जा जो अधिकांश अणुओं के पास मौजूद है वो औसत ऊर्जा कहलाएगी। और इसके ऊपर एक मैंने यहाँ पर एक और लेवल बना दिया, ये कहलाएगी देहली ऊर्जा, ठीक है। तो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूं आपसे कि अभी क्या है कि अधिकांश अणुओं के पास औसत ऊर्जा के बराबर ऊर्जा है, देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा किसी के पास है ही नहीं। तो अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत कहता है कि किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए अभिकारकों के अणुओं का, आप दोनों चीजों को साथ साथ लेके चल रहा हूं। टक्कर सिद्धांत का पहला पॉइंट, टक्कर सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी अभिक्रिया तभी संपन्न हो सकती है जब अभिकारकों के अणु आपस में टकराएं, ठीक है। तो जब तक A और B के अणु आपस में टकराएंगे नहीं, टकराने को भी बोलते हैं इसमें कॉलिजन, है ना, जब तक कॉलिजन नहीं होगा, अणु टकराएंगे नहीं, अभिक्रिया होना संभव नहीं। संघट्टवाद सिद्धांत का पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए अभिकारकों के अणुओं का परस्पर टकराना बहुत आवश्यक है। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। कॉलिजन थ्योरी का सेकंड पॉइंट कि ये जो अणु टकरा रहे हैं, ऐसा नहीं कोई भी अणु टकराएगा और अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो अणुओं के टकराने पर अभिक्रिया हो, इसके लिए उन अणुओं के पास देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होना आवश्यक है। ये नीचे जो अणु आपको दिख रहे हैं, इन सबकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम है। ये आपस में सुबह से शाम तक टकराते हुए रहेंगे ना, तो रिएक्शन होने वाली नहीं है। रिएक्शन तभी होगी कि जब पहले क्या हो, इन अणुओं की ऊर्जा बढ़े और इन अणुओं की ऊर्जा बढ़कर काय के बराबर हो जाए? देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, और फिर ये टकराएंगे तो उत्पाद बनेगा, अन्यथा उत्पाद नहीं बनेगा। तो अणुओं के पास ये औसत ऊर्जा है। तो दूसरी बात क्या बताया, सेकंड पॉइंट बोला जा रहा है कि सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती, यानी अणु टकराएगा तो हमेशा उत्पाद नहीं बनेगा। उत्पाद तभी बनेगा जब दो अणु आपस में टकराएं, उनके पास न्यूनतम ऊर्जा, टक्कर को प्रभावी बनाने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा है, और वो टकराएगा तो उत्पाद बनेगा। अगर उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम है तो टकराता रहेगा, कभी उत्पाद नहीं बनेगा। तो टक्करें उन्हीं अणुओं की प्रभावी होंगी जिनके पास देहली ऊर्जा होगी। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अभिक्रिया होने के लिए अभिकारकों के अणुओं का आपस में टकराना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बता दिया भैया कि जितनी टक्करें होंगी सभी टक्कर प्रभावी नहीं होंगी, कुछ ही टक्करें प्रभावी होंगी। कुल टक्करों की संख्या में प्रभावी टक्करों की संख्या बहुत कम होती है, बहुत छोटा सा फ्रैक्शन होता है, रेशियो होता है। देहली ऊर्जा कौन सी है यार? वह ऊर्जा है कि टक्कर से उत्पाद बने, इसके लिए ये ऊर्जा होनी ही चाहिए, ठीक है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके होने पर ही अणुओं की टक्करें प्रभावी हो पाती हैं, ठीक है, वो कहलाएगी देहली ऊर्जा।
अब यहां से भी मैंने सक्रिय ऊर्जा को साथ में क्यों लिखा, अब ये मान लिया ये ऊर्जा सबके पास है लेकिन टक्करें प्रभावी नहीं हो रही है। टक्करें प्रभावी होने के लिए किसके बराबर ऊर्जा होनी चाहिए, देहली ऊर्जा के बराबर। तो ये जो गैप बीच में दिख रहा है, जो गैप दिख रहा है ये कहलाएगा सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, मतलब अणु आपस में टकराएगा, टकराने से अणु की ऊर्जा थोड़ी बढ़ जाएगी, अणु आपस में टकराए टक्करों से ही ऊर्जा मिलेगी। सक्रिय ऊर्जा मिलेगी कहां से, टक्करों से। जब ये अणु आपस में टकराएंगे टकराने से इनकी ऊर्जा बढ़ेगी और जिस अणु की ऊर्जा बढ़कर काय के बराबर हो गई, देहली ऊर्जा के बराबर हो गई। जिस अणु की ऊर्जा बढ़कर देहली ऊर्जा के बराबर हो गई तो फिर क्या होगा, ऐसे अणु जिनकी ऊर्जा बढ़कर देहली ऊर्जा के बराबर हो चुकी है उनकी टक्करें प्रभावी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो गैप है औसत ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही क्या है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। तो औसत ऊर्जा पर टक्करें होंगी, उत्पाद नहीं बनेगा। जब उन्हें सक्रियण ऊर्जा मिल जाएगी तो औसत ऊर्जा में जुड़ जाएगी सक्रियण ऊर्जा और वो बराबर हो जाएगी देहली ऊर्जा के, टक्करें प्रभावी होना शुरू हो जाएंगी, उत्पाद बनना शुरू हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया कि सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति कहां से होगी, अभिकारकों के अणुओं की टक्करों से ही उन्हें सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति होने वाली है। अभिक्रिया के वेग की बात कर रहे हैं, वेग कम होगा या अधिक होगा, तो भैया प्रभावी टक्करों के समानुपाती होता है, प्रति लीटर प्रति सेकंड। ध्यान दें मेरी बात पर, प्रति लीटर प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड प्रति लीटर आयतन के अंदर टक्करों की संख्या जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा। प्रति सेकंड प्रति लीटर के अंदर टक्करों की संख्या जितनी कम होगी अभिक्रिया का वेग उतना कम होगा। तो अभिक्रिया का वेग प्रभावी टक्करों के समानुपाती होता है। अगली बात, ये जो सक्रियण ऊर्जा ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान विशिष्ट अभिक्रिया के लिए निश्चित होता है, फिक्स होता है। इस सक्रियण ऊर्जा का मान, ये मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सक्रियण ऊर्जा का मान ताप या सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये प्रतिष्ठ अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होता है। ठीक है, वो आगे आप पढ़ोगे कि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, कैसे करता है, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। औसत ऊर्जा उनके पास पहले से है, देहली ऊर्जा तो टक्कर को प्रभावी करने के लिए चाहिए, और इनके दोनों का बीच जो रिक्वायरमेंट है औसत ऊर्जा वाले अणुओं के लिए, जो रिक्वायरमेंट है मतलब औसत ऊर्जा में सक्रियण ऊर्जा जोड़ोगे तभी तो देहली ऊर्जा के बराबर होगी। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा का हम फार्मूला भी लिख सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा बराबर कैसे निकालोगे, देहली ऊर्जा और औसत ऊर्जा का जो अंतर है, देहली ऊर्जा और औसत ऊर्जा का जो अंतर है वही सक्रियण ऊर्जा है। तो एक काल्पनिक चित्र था जो मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट के दिमाग तक पहुंचे समझाने के लिए ये बनाया। तो ये मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा। कॉलिजन थ्योरी क्या होती है, संगतवाद का सिद्धांत समझ में आ गया होगा, देहली ऊर्जा समझ में आ गई होगी, सक्रियण ऊर्जा समझ में आ गई होगी। ये सभी चीजें नोट्स में विधिवत लिखी हुई हैं, नोट्स आप लोग पढ़ लेंगे, काम आपका हो जाएगा। और इस एक बहुत व्यवहारिक उदाहरण चेस का हम ले सकते हैं। क्या है यार, दो बंदे जो है बाइक चलाते हैं, ठीक है, एक इधर से बाइक से आ रहे हैं, इधर से बाइक से आ रहे हैं। अब क्या है, दोनों आके टकराए, टक्कर प्रभावी होगी नहीं होगी, टक्कर प्रभावी का मतलब हाथ पैर टूटेंगे कम से कम, उन्हें उठा के हॉस्पिटल तक शिफ्ट किया जाएगा, तभी तो टक्कर को प्रभावी मानोगे भाई। तो टक्कर प्रभावी होगी या नहीं होगी, जरूरी नहीं है। उधर वाला बंदा भी क्या है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ रहा है, इधर वाला भी 10 की स्पीड पे आ रहा है, दोनों आराम से टकराएंगे, किधर गिरेगा, ये भी उठेगा, दोनों चले जाएंगे, टक्कर प्रभावी नहीं हुई। टक्कर प्रभावी करने के लिए उधर वाला बंदा भी कम से कम 80 की स्पीड पे आ रहा हो, इधर वाला बंदा भी कम से कम 120 की स्पीड पे, अब टकराएगा। ठीक, अब अगर टकराएगा तो टक्कर प्रभावी हो जाएगी, मतलब हाथ पैर टूटना तय है, हॉस्पिटल पहुंचना तय है। तो टक्कर प्रभावी होने के लिए न्यूनतम स्पीड चाहिए ना, 80 या 120 हो, यानी कि 0 की 10 की स्पीड पे चल रहा है, टक्कर होगी प्रभावी नहीं होगी। तो वही चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो दैनिक जीवन की बात है वही यहाँ अभिक्रियाओं पर भी लागू हो रही है कि टक्कर प्रभावी तब होगी जब उनके पास ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो, कम ऊर्जा होगी तो टक्कर प्रभावी नहीं होगी। अच्छा, मैं आगे समीकरण अभी आपको थोड़ा डेरिवेशन, इस पे वैसे तो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, डेरिवेशन इसका आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूंगा क्योंकि आप समझें, भले ही उसे याद ना करें, रटे नहीं, अलग की चीज है, दिमाग तक चीज जानी चाहिए। तो आगे समीकरण के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं, फिर मैं अभी डेरिवेशन भी बताऊंगा। आगे समीकरण क्या है, k बराबर a एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT। ठीक है,
ये है आरएनएस की समीकरण। अब समीकरण में के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभी डिटेल में बात होगी। ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या है ना, ए आरएनएस फैक्टर भी कह देते हैं इसे। ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और टी टेम्परेचर, और आर क्या है, कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। तो पहले आरएनएस ने जो समीकरण दी थी स्टार्टिंग में वो यही समीकरण थी, ठीक है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा संशोधन किया जा चुका है। वो संशोधन क्या किया जा चुका है कि अब ये इस प्रकार से आ जाती है, के बराबर पी ए एक्सपोनेंशियल माइनस ए अपॉन आर टी। ये बात यहाँ पे बताना जरूरी इसलिए थी क्योंकि अभी मैंने मोटरसाइकिल की टक्कर की बात की थी आपसे। तो पहले ये समीकरण चलती थी, अब संशोधन होकर ये आई है मॉडिफाइड। क्यों आई है, क्योंकि अगर दो बंदे मान लिया बाइक से टकरा रहे हैं, ठीक है, तो टक्कर में क्या है कि जैसे अब सामने से एक इस एंगल से आ रहे हैं, बिल्कुल सामने से आ रहे हैं, आमने सामने एक साथ टकराएंगे तो टक्कर इफेक्टिव होगी, प्रभावी होगी, ठीक है। अब एक बंदा इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, टकराए तो हल्का सा टकरा के क्या होगा, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मेरी बात समझ लो, एक मान लिया एक बंदा इधर से ये आ रहा है, एक इधर से ये आ रहा है, और डायरेक्शन उनकी बिल्कुल अपोजिट नहीं है, थोड़ा सा ये बंदा इधर को शिफ्ट है, ये इधर को शिफ्ट है, अब टकराएंगे तो क्या होगा, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब चोट तो लगेगी लेकिन टक्कर उतनी प्रभावी नहीं होगी। बिल्कुल सीधे सीधे टकराएंगे आमने सामने तो टक्कर ज्यादा प्रभावी होगी, ठीक है। आमने सामने टकराएंगे तो टक्कर ज्यादा प्रभावी होगी, और अगर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं टकरा, थोड़ा सा इस तरह से टकरा रहे हैं तो वो टक्कर ज्यादा प्रभावी नहीं होगी, मतलब बहुत ज्यादा चोट लगने वाली नहीं, डैमेज होने वाला नहीं है। उसी चीज को रिएक्शन पे भी अप्लाई किया गया है। पी है अणु का अभिविन्यास। आरएनएस की संशोधित समीकरण में इस बात को भी शामिल किया गया है कि अभिकारक के अणु जो टकरा रहे हैं उनका अभिविन्यास कैसा है, किस एंगल पे आपस में वो टकरा रहे हैं, इस बात को भी कंसिडर, बात भी ये अणु का अभिविन्यास भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। वेग स्थिरांक ज्यादा होगा तो वेग ज्यादा होगा, वेग स्थिरांक कम होगा तो वेग कम होगा। तो पहले ये समीकरण थी, इसे मैंने बाइक वाली दुर्घटना के साथ जोड़ा हुआ है, उसके आप पढ़िएगा। पी क्या है, अणु का अभिविन्यास को भी शामिल कर दिया गया है संशोधित आरएनएस समीकरण। ये संशोधित आरएनएस समीकरण है, सब आपको नोट्स में मिल जाएगी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ, आरएनएस समीकरण कैसे आई और इसके कौन कौन से परिवर्तित रूप हैं जिनके आधार पर हमें आंतरिक प्रश्न हल करना है, ठीक है।